Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will explain the chapter 6 of 11th class. The chapter name is The Three Orders. In this chapter I will explain the Western Europe society. Due to socio-economic and political changes, Western Europe society was divided into three orders between the 9th and 16th century. 9th और 16th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड था वहां पर वेस्टर्न यूरोप में सोसाइटी तीन पार्ट्स में उसका डिवीजन हो गया था ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, क्योंकि रोमन एम्पायर का पतन हो चुका था और सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उनमें स्टेबिलिटी आ गई थी। इसीलिए वहाँ की जो सोसाइटी थी वेस्टर्न यूरोप की वो तीन पार्ट्स में उनका डिवीजन हो चुका था। आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर मैनी ग्रुप्स ऑफ जर्मैनिक पीपल ऑक्यूपाइड द रीजन ऑफ इटली, स्पेन एंड फ्रांस। रोमन एम्पायर के पतन के बाद जर्मैनिक जो ग्रुप्स थे उन्होंने इटली, स्पेन और फ्रांस के भागों पर अपना अधिकार कर लिया था। द थ्री ऑर्डर्स आर द थ्री सोशल कैटेगरीज। यहाँ पर जो थ्री ऑर्डर्स हैं वो वहाँ की सोशल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। क्रिश्चियन प्रीस्ट फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं, लैंड ओनिंग नोबल्स सेकंड ऑर्डर में और पीजेंट्स थर्ड ऑर्डर में। The term feudalism has been used by historians to describe the economic, legal, political and social relationship that existed in Europe in the medieval era. मध्यकालीन समय में यूरोप में सामंतवाद शब्द का प्रयोग इतिहासकारों के द्वारा लिया गया था और जो ये सामंतवाद था ये इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा था कि वहाँ की आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक और जो सामाजिक जो संबंध थे वो किस तरह के थे, उन चीजों को ये रिप्रेजेंट कर रहा था। द थ्री ऑर्डर्स, वेस्टर्न यूरोप थ्री ऑर्डर्स में डिवाइड हो चुका था। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर प्रीस्ट द क्लर्जी। फर्स्ट ऑर्डर में प्रीस्ट और क्लर्जी आते थे। द कैथोलिक चर्च, जो कि कैथोलिक चर्च यहाँ पर जो कैथोलिक धर्म था उसको ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, तो कैथोलिक चर्च यहाँ पर ज़्यादा थे। यूरोप गाइडेड बाय बिशप्स। पूरा यूरोप बिशप्स के द्वारा गाइड किया जा रहा था। पोप लिव्ड इन रोम। रोम में पोप रह रहा था। वुमन कुडंट बी बिकम प्रीस्ट। जो औरतें थी वो पुजारी या प्रीस्ट नहीं बन सकती थी, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। जैसे कि 9th क्लास में अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ें तो वहां पर क्या था कि औरतों को किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया हुआ था। सेकंड ऑर्डर्स में नोबल्स, वेसल्स ऑफ किंग, यानी कि जो राजा थे और जो अमीर लोग थे वो नोबल्स कहलाए जाते थे, वो सेकंड ऑर्डर में आते थे। वेसल्स ऑफ किंग, जो राजा के जागीरदार होते थे वो भी सेकंड ऑर्डर में आते थे। दे एंजॉयड ए प्रिविलेज स्टेटस, जिनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, और जो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना उनका पूरा अधिकार होता था। कूड रेज ट्रूप्स, और सैनिकों को वो हायर करते थे। थर्ड ऑर्डर इसमें पीजेंट्स, फ्री पीजेंट्स एंड सर्व। पीजेंट्स होते मजदूर, तो इसमें क्या था, जो थर्ड ऑर्डर था ये बिल्कुल लोअर क्लास थी और उसमें सबसे पहले पीजेंट्स आते थे, फिर फ्री पीजेंट्स एंड सर्फ, इसे मुक्त जो मजदूर थे, और दूसरा सर्फ होता है कृषक दास, यानी कि जो कृषि के दास होते हैं जो खेतों में काम करते हैं फ्री में। सर्फ्स कल्टिवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड बट दिस बिलोंग टू द लॉर्ड्स। जो किसान थे, जो कृषि दास थे, वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन जो लैंड थी वो उनके ऑनर्स की होती थी, उनकी नहीं होती थी। उस लैंड के साथ उनका भी कोई लेना देना नहीं होता था। जितना ही प्रोडक्शन होता था वो उनके ऑनर्स के पास जाता था। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म को सामंतवाद भी बोला जाता है। द वर्ड फ्यूडलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड फ्यूड। फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद शब्द जर्मन लैंग्वेज के वर्ड फ्यूड से निकला है, विच मीन्स ए पीस ऑफ लैंड, जिसको कि एक भूमि का टुकड़ा बोला जाता है। फ्यूडलिज्म वॉज डिवीजन ऑफ सोसाइटी। फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद के कारण ही वेस्टर्न यूरोप की जो सोसाइटी थी उसका डिवीजन हो गया था। इनिशियली डेवलप्ड इन मेडिवियल फ्रांस, जो कि मध्यकालीन फ्रांस में ये डेवलप हुई थी,
और उसके बाद इंग्लैंड और साउथ इटली में भी सामंतवाद की जो प्रणाली थी या फ्यूडलिज्म जो सिस्टम था वो शुरू हो गया था. इट वॉज काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स. और ये क्या होता था, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिलेशनशिप होता था ओनर्स के बीच में और पीजेंट्स के बीच में, यानी कि जो लैंड ओनर्स थे, लॉर्ड्स थे, उनकी एग्रीकल्चर लैंड होती थी और पीजेंट्स उसके ऊपर एग्रीकल्चर लैंड में वो काम करते थे. द नोबिलिटी हैड ए प्रिविलेज्ड रोल इन द सोशल प्रोसेस विद एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हिज लैंड. कि जो नोबिलिटी जो लोग थे जो सेकंड ऑर्डर में आते थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त था और वो वहाँ की सोसाइटी के मेन केंद्र थे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फायदा होता था वो इस ग्रुप को होता था और वो अपनी जमीन के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते थे. दे रेज ट्रूप्स दैट वर कॉल्ड फ्यूडल लेवाइज. और वो क्या करते थे कि जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या करते थे, वो सैनिकों को हायर करते थे जो कि वहाँ के खेतों में जो मजदूर काम करते थे उनके ऊपर निगरानी रख सके और उनको फ्यूडल लेवाइज बोला जाता था. द किंग ऑफ फ्रांस वॉज लिंक टू हिज पीपल थ्रू द सिस्टम ऑफ वासलेज. जो वहाँ का राजा था फ्रांस का, वो वहाँ की पब्लिक के साथ डायरेक्ट ही उसका कोई लिंक नहीं होता था, वो जागीरदारों के द्वारा ही लिंक होता था, यानी कि उसका उसके साथ ही रिलेशन होता था क्योंकि राजा या नोबल्स जागीरदारों को अपनी ज़मीन देते थे. द किंग वॉज एक्सेप्टेड एज ए सिग्नोर लॉर्ड. द नोबिलिटी लिव्ड इन मैनर हाउसेज. जो सिग्नोर होता है इसका मतलब होता है सीनेट, जो कि हमने थर्ड चैप्टर में ही पढ़ा है कि जो सीनेट थे जिनके पास ज़्यादा पावर्स होती थी, अमीर लोग होते थे, नोबल्स थे, तो जो राजा थे वो वहाँ के लॉर्ड थे. द नोबिलिटी लिव्ड इन मैनर हाउसेज. और जो नोबल जो लोग थे वो बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते थे. द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रांस एंड इंग्लैंड, यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड का निर्माण किस तरह से हुआ था. गोल ए प्रोविंस ऑफ रोमन एम्पायर हैड टू एक्सटेंसिव कोस्टल लाइन, माउंटेन रेंज, टू रिवर्स, फॉरेस्ट एंड लैंड टैक्ट ऑफ प्लेन्स सुटेड टू एग्रीकल्चर. ये जो एरिया है ये पूरा गोल का एरिया है और इसमें क्या था, ये आज का फ्रांस है. ये रोमन एम्पायर का ही एक प्रांत था जिसके ये दोनों तरफ यानी कि दो तरफ कोस्टल लाइन थी, माउंटेन रेंज, लॉन्ग रिवर्स, फॉरेस्ट, और जो प्लेन एरिया था वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल था. द फ्रैंक ए जर्मेनिक ट्राइब गेव देयर नेम टू गोल. एक जर्मेनिक ट्राइब फ्रैंक ने गोल को अपना नाम दिया था जिसके नाम पर ही इसको बाद में फ्रांस बोला जाने लग गया था. फ्रॉम द 6th century दिस रीजन वॉज ए किंगडम रूल्ड बाय फ्रैंकिश फ्रेंच किंग्स हु वॉज क्रिश्चियन. 6th century के बाद यहाँ पर फ्रेंच किंग्स के द्वारा ही शासन किया जाता था जो कि क्रिश्चियन थे, यानी कि ईसाई थे. द फ्रेंच हैड वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द चर्च. और जो फ्रेंच थे उनका चर्च के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका रिलेशनशिप था. विच वर फर्दर स्ट्रेंथन्ड व्हेन इन 800 द पोप गेव किंग शार्लमैन द टाइटल ऑफ होली रोमन एम्परर टू एंश्योर हिज सपोर्ट. क्योंकि जो फ्रेंच किंग थे वो क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा मानते थे और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म के लिए बहुत सारे काम किए, अपना सहयोग दिया था. इसीलिए पोप ने जो शार्लमैन किंग था उसको होली रोमन एम्परर बोला था. Across a narrow channel lay the island of England and Scotland, which in the 11th century was conquered by a duke from the French province of Normandy. फ्रांस का एक प्रांत था नॉर्मंडी और वहाँ से एक नैरो चैनल के द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पर 11th सेंचुरी में एक ड्यूक के द्वारा अधिकार कर लिया गया था. द थ्री ऑर्डर्स, जो कि इस चैप्टर में मेन टॉपिक है, द थ्री ऑर्डर्स की जो सोसाइटी थी वो थ्री ऑर्डर्स में उसका डिवीजन हो रखा था. तो अब हम एक एक ऑर्डर को लेकर एक्सप्लेन करेंगे. द थ्री ऑर्डर्स फ्रेंच प्रीस्ट believed in the concept that people were member of one of the three orders. तो इसमें क्या था कि जो प्रीस्ट थे वो अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर में रखते थे और उनका क्या मानना था, डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क, कि जो हर कैटेगरी थी वो अपने
कार्य के आधार पर उनका डिवीजन हो रखा था। ए बिशप स्टेटेड हेयर बिलो सम प्रे अदर फाइट स्टिल अदर वर्क, कि एक बिशप के द्वारा कहा गया है कि जो कैटेगरी थी वो कुछ पूजा पाठ करते थे, कुछ लड़ाई करते थे, युद्ध लड़ते थे, और दूसरे जो अदर्स वर्क करते थे। इस तरह से 3 ग्रुप्स में सोसाइटी बटी हुई थी। Thus the 3 orders of society were broadly the clergy, the nobility and the peasantry। इसीलिए जो वहाँ की जो सोसाइटी थी उसका डिवीजन 3 पार्ट्स में हो रखा था। फर्स्ट कैटेगरी में या फर्स्ट ऑर्डर में क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी जिसमें कि अमीर लोग और किंग इंक्लूड थे, और थर्ड इज पीजेंट्री जिसमें कृषक दास और मजदूर आते थे। अगर हम 9th का जो चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसको अगर पढ़े तो उसमें भी क्या बताया गया है कि वहाँ की जो सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप्स में उसका डिवीजन हो रखा था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। तो उनमें भी क्या था कि जो फर्स्ट एस्टेट था उसमें क्लर्जी थे, सेकंड में नोबल थे और थर्ड में पीजेंट्री था। तो इसीलिए कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे उनको ज़्यादा बेनिफिट था, क्योंकि जो भी काम होता था वो पीजेंट्स करते थे, लेकिन उसका बेनिफिट जो 2 ऑर्डर हैं, जो 2 सोशल ग्रुप थे फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनसे होता था। द सेकंड ऑर्डर द नोबल, जो सेकंड ऑर्डर है इस चैप्टर में वो सबसे मेन ऑर्डर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर्स इन्हीं के पास होती थी, लैंड इनके पास होती थी, अपनी लैंड ये दूसरों को एग्रीकल्चर करने के लिए देते थे, और इनके पास सेना भी होती थी। इसीलिए ये वहाँ की फ्रांस का या जो वेस्टर्न यूरोप था वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग सोशल ग्रुप था। प्रीस्ट प्लेस्ड themselves in the first order, जो प्रीस्ट थे वो अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर में रखते थे, एंड द नोबल इन द सेकंड ऑर्डर, जो नोबल थे वो सेकंड कैटेगरी में या सेकंड ऑर्डर में आते थे। द नोबिलिटी हैड इन रियलिटी ए सेंट्रल रोल इन सोशल प्रोसेसेस, वेस्टर्न यूरोप का जो सोशल प्रोसेस था उसके मेन केंद्र यानी कि या मेन जो रोल था उसमें नोबिलिटी का था। दिस इज बिकॉज दे कंट्रोल्ड लैंड, और वो किस लिए था, क्योंकि वो अपनी लैंड के ऊपर पूरा अपना अधिकार करते थे। दिस कंट्रोल वॉज द आउटकम ऑफ ए प्रैक्टिस कॉल्ड वासलेज, और वो जिस तरह से अपनी लैंड को कंट्रोल करते थे उस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता था, वासलेज यानी कि जागीर बोला जाता था। द किंग ऑफ फ्रांस वर लिंक्ड टू द पीपल बाय वासलेज, similar to the practice among the Germanic people of whom the Frank were one। तो इसमें क्या था कि जो राजा थे वो सोसाइटी के साथ बिल्कुल डायरेक्ट उनका कोई लिंक नहीं होता था, वो अपनी जमीन जागीरदारों को देते थे, और ये जो सेम प्रैक्टिस थी ये जर्मन जो ग्रुप था, जर्मनिक ग्रुप था, उनमें भी ये अपनाई गई थी, और फ्रैंक इनमें से एक था जिन्होंने ये जो प्रणाली थी या जो सिस्टम था इसको यूज किया था। द बिग लैंड ओनर्स द नोबल्स वर वासल्स ऑफ द किंग, जो लैंड ओनर्स, जो बड़े लैंड ओनर्स होते थे वो नोबल्स के और किंग के वासल्स होते थे, यानी कि जागीरदार होते थे, कि राजा और नोबल्स अपनी जमीन वो लैंड ओनर्स को देते थे, एंड पीजेंट्स वर वासल्स ऑफ द लैंड ओनर्स, और जो मजदूर थे वो किसकी जागीर होती थी, वो लैंड ओनर्स की होती थी, क्योंकि लैंड ओनर्स फिर बाद में जो भी लैंड उसको किंग से या नोबल से मिलती थी उसका डिवीजन फिर वो मजदूरों में कर देता था। ए नोबल मैन एक्सेप्टेड द किंग एज हिज सिग्नोर एंड दे मेड ए म्यूचुअल प्रॉमिस। द सिग्नोर लॉर्ड was derived from the word meaning one who provided a bread। तो इसमें क्या था कि जो नोबल थे उनको सीनेट या सिग्नोर बोला जाता था, और जो सीनेट वर्ड है वो किस लिए यूज होता था कि जो रिच पर्सन होते थे जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होता था उनको सीनेट बोला जाता था। और यहाँ पर जो लॉर्ड वर्ड है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है,
वन हु प्रोवाइडेड ब्रेड, कि वो जो कि ब्रेड प्रोवाइड करवाता है यानी कि खाने के लिए रोटी प्रदान करता है, उनको लॉर्ड बोला जाता था। वुड प्रोटेक्ट द वासल हु वुड बी लॉयल टू हिम, तो ये जो राजा थे या जो नोबल थे वो क्या करते थे, अपने वास यानी कि जागीरदारों को वो अपना प्रोटेक्शन देते थे, और वो जो जागीरदार है वो राजा के प्रति अपना लॉयल होते थे। इस तरह से क्या था कि वो लॉयल होते थे और ये प्रोटेक्शन देते थे। इस तरह से ये जो प्रैक्टिस थी ये वहाँ पर चली हुई थी। दिस रिलेशनशिप इन्वॉल्व इलेबोरेट रिचुअल्स एंड एक्सचेंज ऑफ वॉज टेकन ऑन द बाइबल इन चर्च। जब जमीन दी जाती थी जागीरदारों को, लैंड ओनर्स को, तो जो जमीन दी जाती थी वो चर्च में बाइबल के सामने शपथ ली जाती थी उसको लेते टाइम। एट दिस सेरेमनी द वासल रिसीव्ड ए रिटर्न चार्टर और ए स्टाफ और इवन ए क्लोड ऑफ अर्थ एज ए सिंबल ऑफ द लैंड। तो यहाँ पर जो वासल थे या जागीरदार थे वो राजा से प्राप्त करते थे या तो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता था कि उन्होंने कितना एग्रीकल्चर लैंड ओनर्स को दिया है, और दूसरा क्या था, या फिर वो अपनी भूमि का क्लोड ऑफ अर्थ, मिट्टी का जो पत्थर होता है वो एज ए सिंबल देते थे, दैट वॉज बीइंग गिवन टू हिम बाय हिज मास्टर। यानी कि जो नोबल्स थे या किंग थे वो जागीरदारों को शपथ दिलवाते थे चर्च में, और अपनी एग्रीकल्चर लैंड का कुछ जैसे मिट्टी थी या कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट था वो उनको दिया जाता था कि इतना एग्रीकल्चर लैंड हम इनको काम करने के लिए दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था सेकंड ऑर्डर द नोबिलिटी। जो फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो जब तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।